नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा। लुटियंस दिल्ली से लेकर बिहार की गलियों तक में बड़े बड़े बुद्धिजीवियों की चर्चा तक, खेत खलिहानों से लेकर पटना और दिल्ली तक एक चर्चा हो रही थी कि ये जो लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है 202 सीटों की एनडीए की और 35 सीटों पर बिहार में विपक्ष सिमट गया है, इसकी वजह क्या है। तो उस वजह का खुलासा हो गया है। क्या वजह हुई जिससे 202 सीटें आ गई एनडीए को और 35 सीटों पर सिमट गया विपक्ष। और इसका खुलासा करने के लिए हमारे साथ हैं किसान कांग्रेस के अध्यक्ष, बिहार किसान कांग्रेस के अध्यक्ष और तिलका मांझी यूनिवर्सिटी में गांधी विभाग के एचओडी रहे प्रोफेसर डॉक्टर विजय कुमार। तो यह जो वजह जो सामने आई है सर, जो समीक्षा में, जो इसको कहें इंट्रोस्पेक्शन में, वो क्या वजह है? देखिए, एक तो बात मैं ये साफ कर दूं कि हम आज जो कुछ कह रहे हैं आपसे, वो हमारे स्वतंत्र विचार हैं। हो सकता है कि इसका हमारी पार्टी, जिसके मैं किसान कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, उसके निष्कर्षों से मेल ना भी खाता। मेरी समझ ये है कि दो बातें बिहार में चल रही थी। एक बेचैनी थी और दूसरा भरोसा था। बेचैनी इस बात को लेकर थी, कई मामलों में, इलेक्शन नैरेटिव को लेकर भी। आप अगर गौर से देखें कि राहुल जी जब वोट अधिकार यात्रा के लिए बिहार आए, नारे तो जरूर थे कि वोट चोर गद्दी छोड़, लेकिन वोट चोर तो एक समझने के लिए पॉपुलर शब्दावली में बात कही गई। उसका संदर्भ दूसरा है कि जब हम एन कैन प्रकारन कई टूल्स का उपयोग करके जनता को विवश कर देते हैं या जनता विवश हो जाती है किसी एक को वोट देने के लिए, तो इस अर्थ में वोट चोरी हो जाता है। तो राहुल जी मोटे तौर पर इसी अर्थ में कह रहे हैं कि जो संवैधानिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारे देश में है चुनाव को लेकर, और चुनाव कानून में जो संशोधन की भी और ज़रूरत है, सुधार की और ज़रूरत है, उस हिसाब से अगर देखें तो इसको वोट चोरी कहा गया। वोट चोरी का जो ईवीएम से जुड़ा संदर्भ है वो बहुत छोटा संदर्भ है। वो तो जांच परख की चीज़ है, टेक्नोलॉजी है। आज अगर हम चांद पर 4.5 लाख किलोमीटर की दूरी पर बैठकर वहाँ के यान को हम नियंत्रित कर सकते हैं यहाँ से, तो ईवीएम ऐसी कौन सी चीज़ है? जो मेरा विषय नहीं है, मैं उस क्षेत्र का ज्ञाता हूँ नहीं, तो मैं उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन वो बहुत छोटा संदर्भ है। बेचैनी थी जो दिखा था, सड़क पर दिखा था, नौजवानों में दिखा था, किसान मजदूर कारीगरों में दिखा था, मछुआरों में दिखा था, बुनकरों में दिखा था, तमाम उत्पादक समूहों के बीच दिखा था। और ये लग रहा था कि अगर इस तरह से हम चुनाव तक निकाल ले गए तो एनडीए को पराजित करने में सफल होंगे। और ये केवल हम ही लोग नहीं सोच रहे थे, कई भाजपा से, जदयू से जुड़े हुए मित्र लोग भी बता रहे थे कि भाई आप लोगों ने एज हासिल कर लिया है। तो एक आशावान थे हम। अब यहाँ से जब बात आगे बढ़ी तो उसके पीछे राजनीतिक मंशा क्या है नहीं है मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे लगता है कि महागठबंधन में जो आपसी समझदारी की ज़रूरत थी और बेहतर तालमेल की ज़रूरत थी, एक चुनाव प्रबंधन का तौर तरीका बनाने की ज़रूरत थी, उसको लेकर सामूहिक गंभीरता नहीं दिखी। अलग अलग दलों की गंभीरता हो सकती है। एनडीए ने बड़ी खूबसूरती से जनता के अंदर जो छिपी हुई कुछ दुर्बलताएं हैं, जिसमें जाति संरचना को भी आप ले सकते हैं, सांप्रदायिक मामले को भी ले सकते हैं और डर भय को भी ले सकते हैं, इसका फायदा उठाया और बहुत ही सुसंगठित तरीके से
प्रचार के मामले में भी एनडीए ने अपनी बात कहने के लिए जितनी ऊर्जा खर्च की, उससे ज़्यादा ऊर्जा उसका खर्च हो गया कि जो महागठबंधन और उसके जो कंपोनेंट्स हैं, जो भागीदार लोग हैं, उनका चरित्र सामने आ जाए, उनको दिखा दिया जाए। तो हम नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप गौर से देखेंगे कि महागठबंधन में शामिल दलों के प्रचार शैली में, जनता से संपर्क करने की शैली में जो आक्रामकता दिखी, जो अराजकता दिखी, जो फूहरपन दिखा, उसने एनडीए के उस आरोप को मजबूत कर दिया। आप राष्ट्रीय जनता दल की बात कर रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल पर यह आरोप लग रहा है और राष्ट्रीय जनता दल भी इसको स्वीकार कर रहा है। इसीलिए उन गायकों को जिन्होंने कहा था कि आवेद भैया के सत्ता में उठा ले घर से गाना बनाया था, उनको चुनाव के बाद एहसास हुआ कि इन गानों ने कितना नुकसान कर दिया और अब नोटिस जारी किया गया है उन गायकों को। मैं ये कह रहा हूँ, ये तो आप तब कर रहे हैं जब सब कुछ लुट गया, चिड़िया चुग गई खेत। अगर उसी समय किया जाता, हम सचेत होते, आपस में बेहतर तालमेल होता, उसी समय कहा जाता कि ये नैरेटिव हमारा नहीं है, हम आएंगे तब तो घर से उठाना छोड़ो, दो नाली कोई किसी को रखने तक नहीं देंगे। तो जो हमने A to Z का वचन जनता को दिया था, उसको हमको पालन करना चाहिए। एक बात, राजनीतिक दलों में एक समस्या है कि चुनाव जीतने के नाम पर हम इस तरह के तत्वों को उम्मीदवार बना देते हैं जिसको लेकर जनता में पहले से ही बेचैनी होती है, डर होता है। तो लिस्ट उठा के देख लीजिए आप, वो मिल जाएंगे आपको उस तरह के लोग। ये सब चीज़ें तो तब हो रही हैं, क्यों हो रही हैं? मतलब ये जो राष्ट्रीय जनता दल की ओर से ये जो आक्रामकता दिखाई गई, इस आक्रामकता ने एनडीए का वो जो जंगल राज वाला नैरेटिव जो कमजोर पड़ रहा था उसको मजबूत कर दिया। तो एक कारण ये रहा है। दूसरा कारण क्या है कि जहां तक पॉलिटिक्स ऑफ बेनिफिशरीज का सवाल है कि लाभार्थी वर्ग पैदा किया जाए, 10,000 वाली जो बात, उसका वोट लिया जाए, ये काम हर दल करता है चुनाव घोषणा पत्र में। फर्क ये है कि महिलाओं के संदर्भ में महिलाओं के लिए नीतीश कुमार जी ज़्यादा भरोसेमंद साबित हुए, और वो केवल 10,000 से नहीं हुआ। इन्होंने सत्ता संभालने के बाद साइकिल योजना, पोशाक योजना, छात्रवृत्ति योजना, फीस माफी योजना, पंचायतों में आरक्षण, जीविका दीदी का प्रोसेस, आंगनबाड़ी का प्रोसेस, लगातार काम किए और उसके एक अगले कदम के रूप में 10,000 की घोषणा हुई। तो महिलाओं का भरोसा भी जगा उन पर कि नहीं, ये बात तो ठीक कह रहा है, क्यों पीछे समय दिया है। और हमारे जैसे दल को तो देने का अवसर ही नहीं है कि मिला, तो क्या पता हम देंगे कि नहीं देंगे, एक सहज प्रश्न सामने आया। ये दूसरा कारण जिसको आप लोभ लालच कहते हैं, ये भी एक प्रकार का वोट चोरी ही है। 10,000 रुपये में वोट खरीदना है। जी जी। लेकिन अब जो सरकार के सामने सबसे बड़ा संकट ये है, जिस पर आज भी विधानसभा में बातें उठी कि 10,000 तो दे दिए, अब जो 2 लाख का वादा कर दिया है वो कहाँ से देंगे? क्योंकि राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कह दिया, मुख्यमंत्री ने कह दिया विधानसभा में कि 10,000 तो 1.5 करोड़ महिलाओं को दे दिया, 1,65,00,000 महिलाओं को, लेकिन 2 लाख उन्हीं महिलाओं, अब कह रही है सरकार, राज्यपाल अपने अभिभाषण में कि मुख्यमंत्री अपने भाषण में कि अब 2 लाख उन्हीं महिलाओं को देंगे जिनका कारोबार अच्छा चलेगा। इस अच्छा का क्या मतलब है? देखिए, इस तरह की जितनी भी घोषणाएं होती हैं पिछले 20 सालों से, उस घोषणाओं का वस्त्र जो है कभी भी खोला जा सकता है, बंधन खोले जा सकते हैं। मैं एक छोटा उदाहरण दूंगा आपको। नीतीश कुमार जी जब आए तो उन्होंने 74 आंदोलन के लोगों को कुछ देने का फैसला किया। 3800 लोगों को अभी तक दिया है और आवेदन इनके पास 3 लाख से ज़्यादा है। बात खत्म। अब हम हल्ला गुल्ला मचा रहे हैं कि साहब हमने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन दिया, ये दिया, वो दिया है 3800 को ही, जिसमें ये लोग खुद शामिल हैं। और सैकड़ों ऐसे लोग जो आंदोलन के बहुत मजबूती से थे,
उन लोगों को अभी तक नहीं मिला है, तो उसको छोड़ दीजिए। ये क्या करेंगे 2 लाख का? हम तो चाहेंगे कि 2 लाख दें, और हम तो ये आप अर्थशास्त्र की भी समझ रखते हैं, सबसे अच्छी बात यही है। आपको लगता है कि बिहार सरकार के लिए मुमकिन है 1,65,00,000 महिलाओं में से आधी महिलाओं को भी 2 लाख दे देना? ये आर्थिक रूप से संभव है बिहार सरकार के लिए? हम इससे ज़्यादा आपको दूसरी बात कहना चाह रहे हैं कि मुमकिन होना तो एक बात है, हम कह रहे हैं ज़रूरत है क्या? ज़रूरत पर बात कीजिए। ये बड़ी गंभीर टिप्पणी है। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पिछले 1990 से जो कॉरपोरेट घराना है वैश्विक स्तर पर, उसकी समझदारी ये बनी है कि अब कॉरपोरेट फ़ायदे में तभी रहेगा जब कच्चे माल का दोहन होगा, और उस तरफ वो एकदम व्याघ्र की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर नहीं बढ़ रहे हैं तो कोई उत्तर नहीं दे पा रहा है कि अदानी जी को पीरपैंती में, भागलपुर में 1200 एकड़ ज़मीन 1 रुपये में कैसे दे दी गई। ये खेल चल रहा है। अच्छा, आप तो प्रशांत किशोर के बहुत करीबी मित्र रहे हैं और प्रशांत किशोर की पार्टी में बहुत मतलब जनसुराज में थिंक टैंक की भूमिका में थे। क्यों प्रशांत किशोर को मात्र 3.5% वोट आए और एक भी सीट नहीं आई? अधिकांश प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। इतनी बुरी उम्मीद तो आपको भी नहीं रही होगी, आपने लंबा समय दिया जनसुराज। मैं उस पर आ रहा हूँ जी, इसकी वजह क्या है? ये मैं पूरा कर लूँ तो शायद आपको सहूलियत होगी। तो नज़र कच्चे माल के दोहन पर है, और इसके शिकार खेत का मालिक किसान होगा, पट्टेदारी बटाईदारी पर काम करने वाला किसान होगा, खेती पर निर्भर मजदूर होगा, एलाइड कारीगरी होगी, पशुपालक लोग होंगे, मछुआरे होंगे, फल उत्पादक होंगे, सब्जी उत्पादक होंगे, और सबों के हाथ से उत्पादन का जो बचा खुचा तंत्र है वो छिन जाएगा। अब मालिकी कॉरपोरेट की होगी। इस दिशा में चीज़ें बढ़ानी हैं, इसलिए इस तरफ ध्यान न चला जाए लोगों का, पूंजी लोगों के जेब में ना आने लगे, तो उस तरह के नैरेटिव गढ़े गए कि लगातार केवल जाति का सवाल, केवल संप्रदाय का सवाल। वो सवाल है, मुख्य है, प्रमुख है, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल उसी पर चुनाव हो जाए। स्लोगन यही हो जाता है। उसी कड़ी में मैं प्रसाद जी को देखता हूँ। कहाँ चूके? 3.5% वोट शेयर और अधिकांश प्रत्याशियों की जमानत जब्त। प्रसाद जी ने जो नैरेटिव पैदा किया, बदलाव का नैरेटिव, और उन्होंने अपने प्रथम परिचय में कहा कि अगर जनसुराज की सरकार बनेगी 5 बातें हो जाएंगी। वो पार्ट ऑफ द थ्योरी ऑफ बेनिफिशरीज का था। प्रशांत किशोर जी मेंटली और व्यवहारिक रूप से, दिमाग से भी और दिल से भी कॉरपोरेट के साथ हैं। और दिक्कत कहाँ पैदा हुई कि जो नैरेटिव प्रशांत जी पैदा कर रहे थे, उस नैरेटिव को दूसरे दलों ने भी अपना लिया, वही कहना शुरू कर दिया। कोई दल ऐसा आपको नहीं मिलेगा जो उन बातों को ना दोहरा रहा था। मतलब प्रशांत किशोर के जो मुद्दे हैं वो उनके नहीं रह गए, दूसरी पार्टियों ने उसको हाईजैक कर लिया, हड़प लिया। दूसरा कारण भी है कि प्रशांत जी का प्रॉब्लम दूसरा है कि राजनीति में नेतृत्व की पांत खड़ी करनी होती है, तो स्वयंभू थे वो, कोई दूसरा लीडरशिप ही नहीं है वहाँ। तो ये उनकी अपनी कमी रही है। उनकी जो अपने काम, सेकंड लाइन लीडरशिप नहीं खड़ी हो सकी। उनके जो काम करने की पूरी पद्धति है वो एक तरह से ब्यूरोक्रेटिक है, कॉर्पोरेटिक है। पॉलिटिकल लोग उस तरह से काम करते नहीं हैं। तो इन सब कारणों से फिर यहाँ मैं कह रहा हूँ कि बेचैनी थी बिहार में बदलाव की, भरोसा नहीं हुआ प्रशांत किशोर पर। तो समीक्षा होगी। क्यों नहीं हुआ भरोसा? भरोसा इसलिए नहीं हुआ कि उनके अलावा और कोई दिखता ही नहीं था। दिखता ही नहीं था। और जो वो कह रहे थे शुरू से,
उसका अनुपालन नहीं किया उन्होंने। एक स्पष्टता मैं कर दूं कि मैं जनसुराज में कभी सदस्य नहीं था, मैं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर था, और इस कारण था कि गांधी को लेकर वो काम कर रहे थे, कह रहे थे, आज भी कह रहे हैं, गांधी को लेकर, अम्बेडकर को लेकर। अब तो इधर में जेपी को भी बोलने लगे हैं, पहले तो जेपी का नाम सुनकर वो चिढ़ते थे, कहते थे आंदोलन में हमारा विश्वास ही नहीं है, अब और बात करने लगे हैं। तो ये क्षण क्षण बदलना, अब वो भी फंस गए पॉलिटिकल पार्टी के रूप में। उन्होंने बड़े ताल ठोकर कहा था प्रशांत जी ने कि आपको पैसा नहीं हो, मैं समाज को दही की तरह मथ कर मक्खन निकालूंगा, आप गरीब हैं, कोई चिंता की बात नहीं है, आपका भाई, आपका बेटा प्रशांत किशोर आपको चुनाव लड़ाएगा। सिंबॉलिक ही सही, एक भी गरीब कार्यकर्ता को चुनाव नहीं लड़ाया उन्होंने, नहीं लड़ाया। और चुनाव आते आते वो जीतने वाला उम्मीदवार खोज रहे थे। तो ये खोज तो पहले से और दल कर ही रहे थे, उनके पास तो महारथी हैं ही, तो मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। बड़े बड़े महारथी जब हैं, वोट लेने वाले, वोट छीनने वाले, तो फिर उसमें प्रशांत किशोर के महारथी बहुत बौने साबित हुए, छोटे साबित हुए, इसलिए दुर्गति हुई। तो मैंने दो बात बताई आपको कि जाना है लोगों को वहाँ कच्चे माल के दोहन के अर्थशास्त्र की तरफ, वो मुद्दा ना बने, इसलिए इस तरह के तमाम झगड़े लगाते रहने हैं। रिजल्ट जो आया है, इस रिजल्ट को मैं सकारात्मक रूप में भी देख रहा हूँ, और एक संतुलित दृष्टि होनी चाहिए, क्योंकि पुराना निर्णय आ चुका, उस पर इतना ही हम बोल सकते हैं कि जो फैसले आए हैं वो जनता के फैसले हैं, और कहीं ना कहीं हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई है, जिस कारण हम जनता के भरोसे पर खरे नहीं उतरे हैं। आगे काम करेंगे, खरा उतरेंगे, और जो सत्ताधारी समूह है उसको एक्सपोज भी करेंगे। एक ये इतनी बात। दूसरी बात जो मैं कह रहा हूँ कि सियासत के पूरे दौर में जब हम जनता के बीच जाते हैं तो हम उन जमीनी मुद्दों को छोड़ देते हैं, हम चले जाते हैं कि पॉपुलिस्ट अप्रोच क्या है। तो जाति बड़ा पॉपुलिस्ट अप्रोच है, जाति नाम गंगा कहते ही कार्यकर्ता नहीं बनाना है, अपने आप लोग खड़े हो जाते हैं उस नाम पर, और उस तरह के पूरे स्लोगन्स, उस तरह की सारी टिप्पणियाँ ये सब होती रहती हैं। तो सारे टूल्स आजमाए गए इस पूरे चुनाव में, इसलिए रिजल्ट इस रूप में आया है। सकारात्मक बात ये मैं देख रहा हूँ कि समाज में पहली बार लंबे समय बाद थोड़ा ही सही, कारण उसके जो भी रहे हों, जात पात के दायरे से कुछ लोग बाहर निकले हैं। ये बिहार के लिए सकारात्मक बात है। नैरेटिव के तौर पर, कहने के रूप में ही सही, कुछ ऐसे मुद्दे सामने आए हैं, चाहे वो स्वास्थ्य का मामला हो, दवाई का मामला हो, चाहे रोजगार का मामला हो, कमाई का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, पढ़ाई का मसला हो, इस पर चर्चा इस बार हुई है और लोगों ने इसको गौर से देखा है, मुद्दा बना है और भरोसा ज़्यादा किया है नीतीश कुमार पर। कारण कई हैं भरोसा ना करने के। तो बदलाव की बेचैनी के बावजूद हम जनता का विश्वास नहीं जीत पाए, तो पहले से जो विश्वास था उसको लोगों ने वोट किया है, उसका स्वागत करना चाहिए। और जनता के बीच, लोकतंत्र में जनता ही मालिक है। तो आज जो लड़ाई का है कि तमाम कच्चे माल के उत्पादक समूहों को कैसे इकट्ठा करेंगे, उनका कॉमन एजेंडा क्या होगा, उनके कॉमन इशूज क्या होंगे, एक ये देखना। दूसरा कि चुनाव में कैसे सुधार होगा, न्यायपालिका में कैसे सुधार होगा, इन चीज़ों के बारे में विचार करना। लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं कैसे ठीक से चलेंगी, संविधान को तोड़कर कोई आगे कैसे नहीं बढ़ेगा, इसके लिए जो चेक सेफ्टी वॉल्व पैदा करना है डेमोक्रेटिक तरीके से,
वो काम हम सबको करना पड़ेगा। और अगर ये काम हम लोग आने वाले 5 साल कर सके तो जनता में बेचैनी है। अर्थशास्त्रीय स्तर पर एक समझ है कि जनता को कटोरा में भीख देते रहो और जनता उस भीख के सहारे वोट देती रहे। दूसरा तरीका है कि तमाम प्रोसेस को इतना दुरुस्त करो, रोजगार के इतने अवसर पैदा करो कि जनता के बीच में जेब में पैसा आए और जनता अपनी सहूलियत से अपना इंतजाम खुद कर ले। ये 2 तरीके हैं। अभी जो राजनीतिक प्रक्रियाएं चल रही हैं उसमें जनता को भीख देने वाली प्रवृत्ति ज़्यादा मजबूत है। जनता को मजबूत करना और उसके जेब में पैसा कैसे आए, इसके बारे में विचार बहुत गंभीरता से नहीं हो रहा है। जो पूरा डेवलपमेंटल प्रोसेस है वो पॉलिटिक्स ऑफ लाभार्थी को बेस में रख कर किया गया है। इसलिए हमको, आपको, सबको बिहार की दृष्टि से भी, देश की दृष्टि से भी, दुनिया के दृष्टि से भी, लोकतंत्र की दृष्टि से भी, सद्भावना की दृष्टि से भी और संविधान की दृष्टि से भी हमको, आपको, सबको मिलकर इस डेवलपमेंटल मॉडल को चैलेंज करने की ज़रूरत है। इसलिए है कि बिहार में सबसे ज़्यादा उपजाऊ एशिया माइनर में ज़मीन है, सबसे ज़्यादा सस्ता श्रम है, सबसे ज़्यादा मीठा जल है, सबसे ज़्यादा वर्षा जल है और सस्ता मजदूर है। हमारे पास जानवर हैं और हम उपभोक्ता भी हैं। हम लोग अगर इसको अपना संसाधन मानकर योजना बनाएंगे डेवलपमेंट का तो रोजगार के 5 करोड़ अवसर 5 साल के अंदर खोजे जा सकते हैं। हम तो आशा करेंगे कि जो नई सरकार आई है कि वो इस तरह के चीज़ों को आमंत्रित करे, विचार करे और इसमें से कोई रास्ता निकाले। लेकिन मैं जानता हूँ कि ऐसा नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये पॉलिटिक्स ऑफ लाभार्थी को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। तो जनता कटोरा लेकर भीख मांगेगी तो दीजिए, वोट दीजिए और फिर गुजरात चले जाइए लोहा पीटने के लिए। ये जो हमारी नियति बना दी गई है, इस नियति से बाहर निकलने के लिए एक बड़े वैकल्पिक आचरण को, वैकल्पिक तौर तरीकों को सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा और इसको मॉडल के रूप में, प्रयोग के रूप में करके दिखाना भी पड़ेगा। हमारी कोशिश होगी आने वाले समय में हमारी पार्टी ज़मीनी सवालों को हाथ में ले, ज़मीनी लोगों को सामने लाए ताकि हम 2029 की लड़ाई जीत सकें। ये मेरा एक अपना सोचना है। मैं यह भी देख पा रहा हूँ, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, कि जितना आपको स्टेबल सरकार दिख रही है 202 का, मुझे नहीं लगता है कि ये स्टेबल है। उथल पुथल होगा और राजनीति में बहुत सारे साफ सफाई की स्थिति बन रही है। तो वो हो सकता है चुनाव झेलना पड़ सकता है, तुरंत भी बाईपोल हो सकता है, मध्यावधि चुनाव हो सकता है, में भी हो सकता है, क्योंकि जो विपरीत मंशा एक साथ जुड़ी हुई हो तो वो संभव नहीं। बीजेपी जदयू के बीच टकराव हो सकता है। हाँ, चरित्रगत अंतर है दोनों में। इस पर नीतीश कुमार जी के साथ जो लोग हैं, मुझे नहीं मालूम, मैं बरसों से नीतीश जी से मिला नहीं हूँ। वो जेपी मूवमेंट के लोग हैं, हम लोग भी जेपी मूवमेंट में थे। इधर बरसों से मुलाकात नहीं है, मैं इसलिए कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ क्या हालत है नहीं है। लेकिन जो लोग भी हैं वहाँ, उनको इस पर विचार करना पड़ेगा कि वो बिहार के उन लोगों के साथ रहेंगे जिनके हाथ में जो 80% से ज़्यादा की संख्या में हैं और उनका जो जीने का छोटा सा उत्पादन तंत्र भी छीनने वाला है। क्या उस समय वो खड़े होंगे उनके साथ, या फिर लाभार्थी पॉलिटिक्स में वो भी अग्रणी होकर काम करेंगे? यही मुझे कहना था चुनाव को लेकर, भविष्य को लेकर, उसकी संभावनाओं को लेकर। मुझे इस बेचैनी में और इस रिजल्ट के बाद भी ये दिख रहा है कि बिहार करवट लेना चाहिए। मध्यावधि चुनाव हो सकता है बिहार में।
5 साल हो सकता है। से पहले चुनाव हो सकता है, क्योंकि टकराव किसी भी समय बाहर आ सकता है, सतह पर आ देखिए, सकता है। संकेत ये आ रहे हैं कि जनरल ओपिनियन बन रहा है, और चुनाव के पहले लोग बोल भी रहे थे कि राजद के लिए, तेजस्वी जी के लिए ये स्वर्णिम अवसर होगा और अंतिम अवसर होगा। ईश्वर न करे कि अंतिम अवसर हो, लेकिन अगर ये अंतिम अवसर साबित हुआ तो जदयू का औचित्य ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि जदयू का गठन ही हुआ था राजद के खिलाफ। तो जब औचित्य खत्म हो जाएगा, तार्किक स्थिति नहीं बचेगी, तो वहाँ जो लोग हैं उनको कोई ना कोई बसेरा तो चाहिए। तो बसेरा दो ही बचता है, कुछ भाजपा की तरफ जाएंगे, कुछ कांग्रेस की तरफ जाएंगे। तो आने वाले समय में यह भी संभव है कि देश के स्तर पर जो क्षेत्रीय ताकतें हैं वो बहुत कमज़ोर और क्षीण हो जाएं। बाकी मध्यवर्गीय दल, दक्षिणपंथी दल और वामपंथी, यही 3 समूह वैचारिक तौर पर बचे। जो समाजवादी मित्र लोग इधर उधर बिखरे पड़े हैं, तो दिल के टुकड़े हुए हजार, कुछ यहाँ गिरे कुछ वहाँ गिरे, उनकी हालत है। आज देश में हमारे जैसे लोगों के लिए, जो कल्पना करते हैं एक अच्छे समाज का, उनके लिए अभी कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प नहीं दिखता है। हम लोग बेशक एक समय था जब कांग्रेस के खिलाफ लड़े थे, लेकिन आज का सच यही है कि विकल्प कांग्रेस ही है, और देशव्यापी एक फैलाव जुड़ाव कांग्रेस का ही है। तो कांग्रेस के साथ मिलकर और नेतृत्व से संवाद लगातार कायम करके हम कितना कर पाते हैं यह कि कांग्रेस फिर थोड़ा 1 कदम ही सही, 2 कदम ही सही गांधी के करीब पहुँचे, ऐसी कोशिश हम लोग जारी रखेंगे और इस स्तर पर नेतृत्व से भी संवाद करते रहेंगे, और आशा करेंगे कि नेतृत्व इस स्थिति को समझे कि वैश्विक स्तर पर पूरे मानवीय समाज को कॉरपोरेट के मुट्ठी में लेने की जो कोशिश चल रही है मुनाफे के अर्थशास्त्र के कारण, उस पर लगाम लगे और सचमुच में हम लोकतंत्र का आनंद ले सकें, संविधान का आनंद ले सकें, सद्भावना से जी सकें, ये चाहेंगे। तो सुना आपने प्रोफेसर डॉक्टर विजय कुमार को 3 बातें निकलकर सामने आई। पहली बात कि राष्ट्रीय जनता दल चुनाव जीत सकता था, महागठबंधन चुनाव जीत सकता था, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने आक्रामकता वाली जो गलती की, उससे एनडीए जो जंगल राज आने का खौफ बनाने की कोशिश कर रहा था, वो नैरेटिव मजबूत हो गया। दूसरी बात कि जो 10-10 हज़ार रुपये नीतीश कुमार सरकार, एनडीए सरकार ने दी, कि सीधे भेजी जो राशि, उससे जनता को, महिलाओं को यह लगा कि जब 10,000 दिए हैं तो 2 लाख भी जो देने का वादा है वो पूरा करेगी सरकार। अब 1,65,00,000 महिलाओं को 2 लाख रुपए देने हैं, और सरकार के सामने बड़ा चैलेंज है। अब सरकार कह रही है कि हम देंगे, लेकिन उन्हीं महिलाओं को देंगे जिनका कारोबार अच्छा चल रहा है। अब इस अच्छे की क्या क्राइटेरिया है, यह अभी तक साफ नहीं है। और तीसरा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड में टकराव जो अभी सतह पर नहीं आया है, दबा हुआ है, वो टकराव सतह पर आ सकता है, और बिहार में मध्यावधि चुनाव के आसार बन सकते हैं। बिहार में मध्यावधि चुनाव बाईपोल हो सकता है, 5 साल से पहले ही, बीच में 2 साल बाद हो जाए, 3 साल बाद हो जाए, लेकिन वे आसार भी वह संभावना भी, मध्यावधि चुनाव की संभावना भी बन सकती है। तो आपकी क्या राय है इस पर, कमेंट कर जरूर बताइएगा। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।